सभी का एक बार पुनः से स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया था सेल डिवीज़न। ठीक है, हम लोगों ने सेल डिवीज़न डिस्कस किया था और सेल डिवीज़न जो है चैप्टर वो हम लोगों का क्लोज भी हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के कड़ी में अगले यूनिट पर प्रोसीड कर रहे हैं। हम लोगों ने यूनिट थर्ड को पढ़ लिया, इससे पहले यूनिट थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारे यूनिट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 पर डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। जो यूनिट 5 क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, एक तो मेंडलिज्म पढ़ना है और दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन हम करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो मेंडलिज्म में हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इसके अलावा पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जेनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस मेंडलिज्म को और सेक्स डिटर्मिनेशन का जो भी डिस्कशन किया जाता है वो हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत ही डिस्कस करते हैं इसको। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज जेनेटिक्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने यहाँ पर ये देख रहे थे जेनेटिक्स को आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो जेनेटिक्स होता क्या है, इसमें हम स्टडी किसका करते हैं, तो ये बायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी किया जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस दो अलग अलग टॉपिक का डिस्कस किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं हेरिडिटी को और वेरिएशंस को। वेरिएशंस क्या होता है, अगर यदि हम थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर लें तो वेरिएशंस में होता क्या है कि एक ही माता पिता के सभी संतानें एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं। उसी वेरिएशंस को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहा जाता है। ये वेरिएशन सोमैटिक भी हो सकती हैं, सोमैटिक हो सकती हैं, इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती हैं। ठीक है, यदि ये सोमैटिक वेरिएशंस है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इसके जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन यदि जो वेरिएशंस है ये जेनेटिकल है, यानी उसके यदि जीन लेवल पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो वेरिएशंस है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होता है। तो किस तरह से ये जितने भी वेरिएशंस हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं, हेरिडिटरी ट्रैट्स हैं, ये कैसे एक पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन में, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, इन सभी को हम लोग डील करेंगे किसमें, इनहेरिटेंस के अंतर्गत। उसे इनहेरिटेंस के अंतर्गत डील करेंगे। ठीक है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यही एक डेफिनेशन के रूप में लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या ट्रेट, जेनेटिक कैरेक्टर्स या ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो किसी भी पेरेंट से उनके बच्चों में, उनके संतानों में किस तरह से जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उसका ट्रांसमिशन होता है, उसी पूरे मैकेनिज्म को ही हम जिस शाखा के अंतर्गत या जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब हेरिडिटरी क्या होता है, या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है, यहाँ पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है ये हम लोग देखें। इनहेरिटेंस यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा ये जो कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को इनहेरिटेंस कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये चीज़ें लिखा है यहाँ पर, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम
वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी किसी भी जेनेटिक ट्रेट का उसके पेरेंट से कहाँ पर, उनके ऑफस्प्रिंग पर, ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में ट्रांसमिट होना, उनके बच्चों में ट्रांसमिट होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले मेंडल्स थे, या हम कह सकते हैं मेंडल्स ने डिस्कवर किया था इस चीज़ को, ठीक है। उससे पहले भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, पर वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, उसे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग इसके देखें, इंट्रोडक्शन में तो बहुत सारी थ्योरीज मेंडल से पहले भी आई थी, ठीक है, जिन्होंने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, पर वो एक प्रॉपर वे में काम ना करते हुए वहाँ एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनी थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज पहले ही दे चुकी हैं, ठीक है। पर वो थ्योरीज जो हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, जिसे हम लोग ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी वो सारे ट्रेट जो क्या होते हैं, पेरेंट से उनके संतानों में या उनके ऑफस्प्रिंग या संतानों में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। उन सभी कैरेक्टर्स को, उन सभी ट्रेट को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे हमारे बालों का जो शेप है, यानी शेप ऑफ हेयर कह सकते हैं, किसी का बाल यहाँ पर घुघराला होता है, किसी की नॉर्मल बाल होती है, हेयर्स जो है, किसी के अगर आप देखेंगे कि जो दाढ़ होता है ये जो है सुडौल होता है, किसी का हल्का गोलाकार होता है, ठीक है। तो ये जो किसी के जो ईयर पिन्ना होते हैं, ठीक है, ये जो हैंगिंग ईयर पिन्ना होता है, यह भी किसी का एक जॉइंट होता है, किसी का सेपरेट होता है। तो ये कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे वो सारे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, उन्हें हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो वो तो ब्लेंडिंग जो थ्योरीज थे, यानी मेंडेलियन से पहले जो भी थ्योरी आई, वो एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो फिर बाद में आए क्या, उन सभी साइंटिस्ट के बाद आए ग्रेगर जॉन मेंडल आए, ठीक है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल को ही पायनियर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, यानी सबसे पहले एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया किसके बारे में, इन सारे ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी एंड सॉल्व इट वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट जो है, एक पायनियर जो एक्सपेरिमेंट है उसको स्टार्ट किया किससे, गार्डन पी के साथ, और पूरी प्रोसेस को, यानी जो किस तरह से ये ट्रांसमिट होते हैं, उन सभी का प्रॉब्लम जो था वो इन्होंने सॉल्व किया। तो इन्होंने सबसे पहले ये काम किया, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है।
यदि हम बात करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स की के फादर किसे कहा जाता है, तो वो है बेटसन। ठीक है, बेटसन को मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो हम लोगों को जानना चाहिए, तो उसको भी जान लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल का जो इनका जो जन्म है वो 1822 यानी कि 1822 से 2 में इनका जन्म हुआ, और इनका जो कार्यकाल रहा या जो इनकी लाइफ रही, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ ये किस में हुआ? 1820। फ्रेंड्स हम लोग चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे इसी को प्रोसीड करते हैं। तो हमने देखा कि इनका जो बर्थ है, रेट ऑफ बर्थ है, कब हुआ था, और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहा। ठीक है, तो इसके अलावा मेंडल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि मेंडल्स जो है एक ऑस्ट्रिया शहर में इनका जो भी इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रुन में। ठीक है, ये इनका जो है बर्थ प्लेस था। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया के एक मोंक थे, मोंक यानी कि पादरी। ठीक है, मोंक यानी पादरी थे। इन्होंने किया क्या? ही कंडक्ट हिज लैंडमार्क स्टूडियो इन ए स्मॉल 115/23। ठीक है, तो इन्होंने इतने फुट का एक प्लॉट लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारा जो एक लैंडमार्क लिया, लैंडमार्क स्टूडियो बनाया। कहाँ पर? 115 से 23 जो है फुट का क्या किया? एक प्लॉट लिया इन्होंने इन द गार्डन ऑफ हिज मॉन्स्ट्री। अपने मॉन्स्ट्री गार्डन में इन्होंने इतनी लंबाई चौड़ाई का एक प्लॉट लिया था अपने एक्सपेरिमेंटल लैंड के लिए। ठीक है, और इन्होंने अपना जो सारा एक्सपेरिमेंट है उन्होंने अपना कंडक्ट किया, परफॉर्म किया। कितने? 1856 से 1864 तक। ठीक है, इन्होंने इतने सालों तक जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। हिज परफॉर्म ही यानी कि फ्रॉम 1856 टू 1864 ही परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस, यानी हजारों क्रॉस उस दौरान इन्होंने कराया। ठीक है, हजारों क्रॉस या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर, ही केप्ट मेंटिकुलसली एक्यूरेट रिकॉर्ड। इन्होंने क्या किया? मैट्रिकुलस के दौरान, अगर मैथमेटिकल हम कह सकते हैं, पूरा एक्यूरेट डाटा इन्होंने कलेक्ट किया। दैट इंक्लूड्स, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसमें शामिल है। तो इन्होंने जो भी परफॉर्म किया अपना एक्सपेरिमेंट, उसे बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया, एक एक्यूरेट डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया, जिसके वजह से इन्हें सक्सेस मिला। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन्होंने यहाँ से यहाँ तक अपना जो एक्सपेरिमेंट है इसके दौरान इन्होंने किया। फिर जितना भी एक्सपेरिमेंट था उनका जो कंक्लूजन था, उन्होंने एक जर्नल्स था जिस जर्नल में इन्होंने पब्लिश कराया। ठीक है, हिज वर्क इनिशियल में इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट
ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना एक्सपेरिमेंट था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था या जो भी उसमें पोस्टुलेट थे वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिश कराया किसमें, वाज पब्लिश्ड इन द फोर्थ वॉल्यूम ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1966 में। तो 1966 में ही इन्होंने अपनी जो पत्रिका है वो संपादित किया। जो जर्नल्स है, एक जर्नल्स था वहाँ का एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसमें इन्होंने अपना जो भी इन्होंने काम किया था अपना एक्सपेरिमेंट, उसी में इन्होंने पब्लिश कराया। ठीक है, लेकिन इनकी बैड लक ये थी कि लगभग 34 सालों तक 34 ईयर्स तक, ठीक है, इनके सारे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था जो भी इन्होंने जर्नल पब्लिश किया था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, सभी लोगों ने इसको क्या किया, इग्नोर कर दिया लगभग 34 सालों तक। ये इनकी बहुत बैड लक थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रोबेबली बिकॉज कुछ कारण उसमें ये थे, जैसे ये भी कारण हो सकता है कि इट वाज पब्लिश्ड इन द ऑब्सक्योर जर्नल, मतलब वो ऐसे जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया जिसको लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे उसको देखना। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इन्होंने जो भी लिखा, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम की जो अंडरस्टैंडिंग है, उस दौरान जो है लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ था, तो क्रोमोसोम के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि किस तरह से क्रोमोसोम का रोल होता है इसके ट्रांसमिशन में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनके तरफ ध्यान ना जाने का। तो पहला रीज़न हो सकता है कि इन्होंने ऐसे जर्नल में छपवाया जिसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं किए पढ़ना। ठीक है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसमें उस दौरान जो है क्रोमोसोम का उतना डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो लोग क्रोमोसोम के बारे में जानते नहीं थे। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से इन्हें सफलता नहीं मिली थी। फिर 34 साल बाद लगभग 1900 के आसपास, यानी कि 1900 के आसपास मेंडल के जो भी वर्क थे वाज रीडिस्कवर्ड। मेंडल्स के बाद जो भी वर्क थे उनको रीडिस्कवर किया 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने। 3 बॉटनिस्ट थे जो वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से काम करते थे, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले 3 अलग अलग बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इनके थ्योरी को वापस रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो रीडिस्कवरी करने वाले कौन कौन साइंटिस्ट थे, पहले थे ह्यूगो डेब्रेज, कार्ल कोरेंस, ठीक है, दूसरे कौन थे, कोरेंस थे, और तीसरे टिस मार्क थे। ठीक है, तीसरे कौन थे, टिस मार्क थे। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग देशों में अपना स्टडी किया, और स्टडी के बेसिस पर जो भी मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट था, उसके बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, उसके बेसिस पर ही इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जो भी इनकी डिस्कवरी थी उसके बेसिस पर उनका एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, मेंडल्स ने चूज किया था पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के लिए किसको डिस्कवर इन्होंने चूज किया था, किसको, ठीक है, पी प्लांट को। इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। क्यों चूज किया था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल्स चूज द गार्डन पी टू स्टडी द नेचुरल लॉज गवर्निंग द प्लांट हाइब्रिड। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट को चूज किया, किसके, गार्डन पी का प्लांट जो है चूज किया, जिसके बेसिस पर इन्होंने नेचुरल लॉ जो भी थे कि कौन जो है किस तरह से ये हाइब्रिड प्लांट को गवर्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें इसी में, गार्डन पी वाज
एडवांटेशियस। एडवांटेशियस इसमें क्या होता है, बिकॉज जो गार्डन पी है, पहली बात क्या है, एग्जिस्ट इन सेवरल वेराइटी। गार्डन पी जो होता है वो कई वेराइटी में पाया जाता है, पहला एडवांटेज ये था इसका, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, उसमें बहुत सारे वेराइटीज भी होती हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। तो पहला एडवांटेज इनका ये रहा, जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। दूसरा एडवांटेज ये था, जो इसका स्ट्रक्चर है अलाउड फॉर इजी क्रॉसेज, इसके स्ट्रक्चर इतने इजी होते हैं जिससे कि आसानी से हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन उनमें करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, कुछ प्लांट के फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये इसका प्लेसेंटा है, इसके अलावा ये सेपल हो गए, यहाँ पर ये सेपल और स्टिग्मा, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म को यूज किया, उसमें दो तरह के इन्होंने क्रॉस कराए, दो तरह के क्रॉस को इन्होंने कैरी किया। तो पहला क्रॉस जो था इनका क्या था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन और एग्स वो डिराइव किए जाते हैं सेम प्लांट के द्वारा, यानी सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट के पॉलेंस भी होते हैं और एग भी होता है। तो जब इस तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब पॉलन और एग्स जो है वो अलग अलग प्लांट से लिया जाता है, डिफरेंट प्लांट से लिया जाता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये पर्पल फ्लावर है, यहाँ पर क्या है, ये पर्पल फ्लावर है, जिसके क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पर्पल फ्लावर का जो स्टेमन है उसको कट कर दिया गया, यहाँ से इसके स्टेमन को कट करके रिमूव कर दिया गया। जबकि ये जो वाइट फ्लावर है इसके स्टेमन को रहने दिया गया और इसके स्टेमन से जो पॉलन है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम स्टेमन ऑफ वाइट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ पर्पल फ्लावर, ठीक है। इसके जो पॉलन थे उसके पॉलन को क्या किया, पर्पल वाले के स्टिग्मा पर ले जाकर के ट्रांसफ़र करा दिया गया और इस पर्पल वाले का जो स्टिग्मा था, स्टेमन था, इसको कट करके रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये कैसा पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बने वो हाइब्रिड बने, वो जितने भी फर्स्ट जनरेशन मिला वो कैसा हुआ, हाइब्रिड हुआ, क्योंकि ये इसका फ्लावर कैसा था, पर्पल था और इसका फ्लावर कैसा था, व्हाइट था, ठीक है। जबकि इससे जो बनने वाली जनरेशन है वो कैसे होंगे, सब के सब पर्पल ही आए, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन इसका क्या आया, पर्पल आया। ऐसा क्यों आया, ऐसा ये आया डोमिनेंसी की वजह से, यानी डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस, ठीक है। तो इसमें चलिए आगे हम लोग इस बात करेंगे। अच्छा, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने जो मटर का पौधा चूज किया था, मटर पी प्लांट इन्होंने चूज किया था, उसके 7th कैरेक्टर को इन्होंने लिया था। उसके कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, 7 ट्रेट। 7 ट्रेट्स कौन कौन से थे, देखिए पहला ट्रेट तो क्या था, फ्लावर कलर था, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, ठीक है। वो कलर उसका क्या हो सकता है, पर्पल हो सकता है या रेड हो सकता है, इसके अलावा वाइट हो सकता है। तो दो तरह के फ्लावर्स इन्होंने, फ्लावर का पहला कैरेक्टर क्या था इनका, कलर ऑफ फ्लावर। दूसरा कैरेक्टर था जो फ्लावर का पोजीशन, यानी फ्लावर पोजीशन। दूसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। ये फ्लावर का पोजीशन से क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए फ्लावर दो तरह से लग सकते हैं, या तो वो टर्मिनल पर लगेंगे, ठीक है, ये जो है
देखिए ये एक तो एक्सियल पर लग सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये फ्लावर कहाँ पर लगा है, इसके एक्सियल पर लगा, एक्सियल पोजीशन पर। यहाँ से स्टेम निकला, यहाँ पर फ्लावर लग गया। दूसरे ऐसे फ्लावर हो सकते हैं वो टर्मिनल एंड पर। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्लांट के टर्मिनल एंड पर जा करके लगा। तो यहाँ पर इसके फ्लावर के पोजीशन भी इन्होंने क्या लिया, एक कैरेक्टर लिया। ठीक है। तीसरा क्या था, सीड का कलर, यानी सीड कलर। ठीक है, सीड कलर लिया तीसरा कैरेक्टर। ये सीड येलो भी हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। तो इन्होंने दो तरह के सीड लिए। येलो को इन्होंने क्या माना, डोमिनेंट माना। ग्रीन को क्या माना, रेसेसिव माना। ग्रीन को क्या माना, रेसेसिव माना। ठीक है। इसी तरह से शेप, सीड का शेप ले लिया इन्होंने, सीड शेप। ठीक है, वो राउंड हो सकता है या फिर वो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार हो सकता है। यहाँ पर भी ये राउंड जो है डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। इसके अलावा पॉड का शेप, जो फली होता है, फली का शेप, या तो फली क्या होगा, पूरी तरह से फूला हुआ होगा जिसे हम इंस्टेंट कहते हैं, इंस्टेंटेड, या फिर वो जो फली है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, यानी बीच बीच में इस तरह से ये फली जो है इस तरह का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है डोमिनेंट होगा, ये रेसेसिव होगा। इसके अलावा पॉड, जो फली है, फली का कलर भी ले लेते हैं। तो ये या तो फली जो है ग्रीन हो सकता है या फिर वो येलो हो सकता है। इसके अलावा इसकी हाइट। ठीक है। तो हाइट भी या तो वो कितना हो सकता है, टाल हो सकता है, लंबा हो सकता है, या फिर वह डॉर्फ हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है। तो इन्होंने 7th पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसके बेसिस पर इन्हें क्या हुई, सफलता प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है। आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।